आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र की। चैप्टर है हमारा 8वां और इसका पहला पार्ट है। सेकंड बुक आपकी जो सोशोलॉजी की है उसका 8वां चैप्टर कर रहे हैं हम, सामाजिक आंदोलन। ठीक है। और ये पहला पार्ट है तो इसमें हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 भी आएगा जब तक ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता, और उसमें भी आपको बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया अभी तो आप क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप में जाकर, तो आपको हमारा ग्रुप मिलेगा। उसमें 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो होती है वो टेलीग्राम पे मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे इस टॉपिक की। चैप्टर का नाम ही सामाजिक आंदोलन है, तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन की जो परिभाषा है वो कई तरीके से दी जा सकती है और इसका अर्थ भी बहुत अलग अलग तरीकों से आपको समझाया जा सकता है। तो बहुत सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं। देखिए, अन्याय के खिलाफ जब समाज के लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो एक तरह से ये सामाजिक आंदोलन है। ठीक है। एक तो ये सिंपल सी बात आप ऐसे कह सकते हो, या फिर दूसरा तरीका आप अपना सकते हो। आप ऐसे बता सकते हो कि जब किसी समाज में जो संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं या सरकारी संस्थाएं, जब वो सही प्रकार से अपना जो दायित्व है, जो अपना कार्य है, उसको नहीं कर पा रही है, उसको नहीं निभा पा रही है, तो ऐसे में लोगों को सामने आना पड़ता है विरोध प्रदर्शन के लिए। ठीक है। सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने के पक्ष में भी हो सकता है और किसी परिवर्तन के विरोध में भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई इन दोनों का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। मान लीजिए कोई सरकारी संस्था है या कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, मान लो वो एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो संगठन, या सॉरी वो विभाग सही से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और यह आंदोलन बड़ा भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि देखिए, कई बार क्या होता है, मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बना दिया, यानी सरकार पुराने कानून में परिवर्तन करना चाह रही है और नए कानून ला रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोग उस कानून, जो नए कानून है जो जिसमें परिवर्तन किया जा रहा है, उसका विरोध करना शुरू कर दें। ठीक है। आंदोलन करना शुरू कर दें। एग्जाम्पल, जैसे आप किसान आंदोलन देख रहे हो इस समय में, तो क्या है कि सरकार किसानों के लिए कानून लेकर आई है, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो इसके लिए क्या कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरह से ये आंदोलन बन जाता है। ठीक है। तो आंदोलन जो है वो किसी समाज में कोई परिवर्तन ला रही है, मान लो सरकार या कोई परिवर्तन लाया जा रहा है, तो हो सकता है उसके पक्ष में भी हो जाए और हो सकता है कि उसके उस परिवर्तन के विरोध में भी हो जाए। जैसे किसान आंदोलन है, इसमें जो आंदोलन कर रहे हैं वो इसके विरोध में कर रहे हैं। लेकिन जब एक और कानून आया था सीए को लेकर, तो वहां पे भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो वहां पे दो हिस्सों में आंदोलन देखे गए थे। कुछ लोग इसके अगेंस्ट आ गए थे, इसके विरोध में आ गए थे, तो कुछ लोग इसको सपोर्ट में भी आ गए थे। तो आपको इस तरीके भी देखने को मिल सकता है समाज में कि सरकार कोई कानून लाती है, कोई उसके खिलाफ भी आंदोलन हो सकता है, तो कभी कभी उसके सपोर्ट में भी आंदोलन होता है कि ये सही है, इसको लाओ, जरूर लाओ इसको। ठीक है। जब कुछ लोग उसका विरोध करते हैं तो बाकी लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, सामाजिक आंदोलन। यहाँ पे आपके पेपर में ये शायद ही आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि सामाजिक आंदोलन क्या है, शायद ही ऐसा क्वेश्चन आए। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि सामाजिक आंदोलन के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है। क्या लक्षण है, कैसे आप पहचानोगे कि कोई आंदोलन सामाजिक आंदोलन है। तो देखिए, इसके कई सारे लक्षण हैं, हम इसको एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं। सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। यानी जो सामाजिक आंदोलन होता है, इसमें लंबे समय तक निरंतर लगातार सामूहिक गतिविधियां की जरूरत होती है। आप देखते हो जब कोई आंदोलन चलता है तो उसमें बहुत सारे लोग मिलकर उस आंदोलन को करते हैं। ठीक है। उस आंदोलन में भाग लेते हैं। सामूहिक गतिविधियां होती हैं, मतलब मिलकर लोग उस विरोध प्रदर्शन को करते हैं या जो भी उनकी प्लानिंग होती है उसके तहत काम करते हैं। दूसरा क्या है कि ऐसी गतिविधियां अधिकतर राज्य के विरुद्ध होती है। ज्यादातर ये जो गतिविधियां होती है राज्य के विरुद्ध होती है। राज्य का मतलब यहाँ पे है सरकार से, यानी ऐसी जो गतिविधियां होती है वो सरकार के क्या होती है, विरोध में होती है, यानी खिलाफ होती है। तथा राज्य की नीति, यानी जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी है, उसमें उसके खिलाफ हो सकती हैं। ठीक है। तथा व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती हैं।
और यहाँ पे देखिए एक और लक्षण इसमें यह है कि आंदोलन जो होता है सामूहिक रूप से संगठित होना चाहिए, यानी बहुत सारे लोग उसके अंदर शामिल होने चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति सरकार की किसी नीति के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बैठ जाए, तो केवल एक व्यक्ति है, उसके सपोर्ट में अगर कोई नहीं आ रहा है तो सरकार को बिल्कुल उसका दबाव भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से सामाजिक आंदोलन भी नहीं कहलाएगा। लेकिन जब एक व्यक्ति के साथ 100, 200, 500, 1000, 2000 और लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं, सामूहिक रूप से जब ये आंदोलन होने लग जाता है, तो फिर ये सामाजिक आंदोलन बनता है, ठीक है। किसी मुद्दे को लेकर होता है ये। सामाजिक आंदोलन जो होता है वो ज्यादातर क्या होता है, किसी जनहित के मामले में परिवर्तन के लिए होता है, यानी जनता के हित को ध्यान में रखकर जनता के हितों के लिए किसी परिवर्तन की मांग को लेकर हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर जो ये आंदोलन होते हैं वे ऐसे ही होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, आदिवासी जो लोग हैं उनका जंगल पे अधिकार को लेकर आंदोलन हुआ था। इसमें क्या था कि आपको जानते हो कि आदिवासी जो लोग हैं वो जंगलों में रहते आए हैं, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए थे जिससे इनको जंगलों से बेदखल किया जा रहा था। तो इन्होंने आंदोलन करा था कि जंगल पे हमारा अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से ये सामाजिक आंदोलन है। फिर जो विस्थापित लोगों का पुनर्वास, जो विस्थापित किए गए थे लोग, उनको पुनर्वास की, यानी उनको रहने की व्यवस्था कराना, उनको कहीं और सेटल करना, इसको लेकर भी आंदोलन हुआ है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक आंदोलन जो होता है, इस सामाजिक आंदोलन में संगठन होते हैं, ठीक है। कई सारे संगठन आ जाते हैं उसमें, और ये जो संगठन होता है इसमें नेतृत्व तथा संरचना होती है, यानी इस संगठन में कुछ नेता लोग होते हैं जो उसको नेतृत्व करते हैं, और इसके एक स्ट्रक्चर होता है कि भाई बड़े लेवल पे ये इसका बड़ा नेता है, उसके नीचे फिर और खूब सारे नेता हैं, उनके नीचे फिर और बहुत सारे लोग हैं। इस तरीके से एक संगठन, एक संरचना होती है। आंदोलन में जो भाग लेने वाले होते हैं, मान लो कोई आंदोलन चल रहा है, सामाजिक आंदोलन, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उसमें शामिल हैं। तो जो आंदोलन में जो भाग लेने वाले आंदोलनकारी होते हैं, इनका जो उद्देश्य है और जो विचारधारा है वो भी समान होनी चाहिए। समझ रहे हो? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई आंदोलन है, जैसे मान लीजिए कृषि से रिलेटेड कोई आंदोलन है, तो उसमें जो भाग लेंगे उन लोगों का जो उद्देश्य है वो एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 10 लोग आंदोलन में हैं तो 10 की मांग अलग अलग हो, कोई बोले नहीं मुझे ये चाहिए, दूसरा बोले नहीं मुझे ये चाहिए, तीसरा बोले, अगर अलग अलग उनकी मांगे हुई या उनके उद्देश्य और विचारधारा अलग अलग हुए, तो ऐसे में आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उन सबकी एक ही मांग होनी चाहिए, एक जैसे उद्देश्य होने चाहिए, एक जैसी विचारधारा होनी चाहिए, तभी वो क्या होता है, आंदोलन सफल होता है, और यही आंदोलन के लक्षण होते हैं। अब देखिए आंदोलन का उद्देश्य एक होना चाहिए, क्योंकि हर आंदोलन का एक उद्देश्य होता है कि उन किसी ना किसी चीज की वो मांग कर रहे होते हैं, तो मांग भी सबकी एक जैसी जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधनों को विकसित करता है। जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उसमें विरोध करने के बहुत सारे नए नए तरीके निकाले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोमबत्ती और मशाल लेकर जुलूस निकाले जाते हैं, ठीक है। मोमबत्ती कैंडल मार्च करते हैं लोग, कैंडल लेके निकलते हैं, मशाले लेके निकलते हैं, जुलूस होता है। कई बार विरोध करने के लिए काले कपड़े पहने जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, या फिर हाथ में काली पट्टियां बांध के काम करते हैं वर्कर मजदूर वगैरह। तो ये विरोध करने के तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं। कई जगह पे नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को इकट्ठा करके उनको बताया जाता है कि कौन जो नीति है वो किस प्रकार से खराब है, पॉलिसी जो है सरकार की वो किस प्रकार से खराब है, अगर वो सरकार के विरोध में आंदोलन चल रहा है तो। गीत के जरिए, कविताओं के जरिए, कविताएं भी होती है जो मतलब सरकार के विरोध में आती है। कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये होते हैं किसी आंदोलन के लक्षण। और सामाजिक आंदोलन क्या है, मैंने आपको बताया, शायद ही ऐसा क्वेश्चन आए, लेकिन सामाजिक आंदोलन के लक्षण क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीधा सीधा बता सकते हो कि जो भी सामाजिक आंदोलन होता है उसमें लंबे समय तक होता है, निरंतर सामूहिक गतिविधियां होती है उसमें, ठीक है। ज्यादातर जो आंदोलन होते हैं वो राज्य के विरोध में होते हैं, यानी सरकार के खिलाफ, सरकार की किसी पॉलिसी के खिलाफ, ठीक है, होते हैं। और ये आंदोलन जो होते हैं सामूहिक रूप से होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें होते हैं, संगठन इसमें जुड़ते जाते हैं, ठीक है। और ये किसी जनहित के मामले को लेकर होते हैं, जनता के हितों को लेकर होते हैं। और ये आंदोलन जो होते हैं संगठन चला रहे होते हैं, संगठन का उसमें कई सारे लीडर होते हैं, नेता होते हैं, उनकी एक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। आंदोलन में जो भाग लेते हैं आंदोलनकारी जो होते हैं उन सभी का उद्देश्य एक जैसा होता है, उनकी विचारधारा एक जैसी होती है, ठीक है। सभी का एक उद्देश्य होना चाहिए, और अलग अलग तरीके से हो सकता है। कई जगह पे मोमबत्तियां जलाकर, कई जगह पे काले झंडे दिखाकर, काले कपड़े पहनकर विरोध करना, नुक्कड़ नाटक, गीत, कई तरीके हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि आंदोलन के लक्षण क्या होते हैं।
अब देखिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत। यहाँ पे दो तरह के सिद्धांत है, दोनों में आपको सिद्धांत बताऊंगा। सबसे पहला सिद्धांत तो है सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। यानी वंचन का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई वंचित हो रहा है व्यक्ति, तभी कुछ ना कुछ ये आंदोलन की बात चल रही है। ठीक है, तो सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत जो है इसे समझिए। देखिए आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि सापेक्षिक वंचन क्या होता है। देखिए सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है, यानी इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि सामाजिक संघर्ष ऐसी स्थिति में उत्पन्न होगा जब किसी सामाजिक समूह को ऐसा महसूस होने लगे कि वे अपने आसपास के अन्य लोगों से खराब स्थिति में। मान लो समाज है, समाज में 500 लोग रह रहे हैं किसी समाज में, जिसमें से कम 100-200 लोग हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बाकी लोग हैं, यानी मान लो 100 लोग हैं, बाकी 400 लोग हैं, कि किसी समाज में टोटल 500 थे, 100 लोग एक कम्युनिटी के हो गए, 400 अलग है। तो इन 100 लोगों को अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी स्थिति जो है, उनकी कंडीशन जो है बाकी इन लोगों से बहुत ज्यादा खराब है, तो ऐसे में फिर हो सकता है एक विरोध। ठीक है, तो ऐसे संघर्ष सामूहिक विरोध के रूप में सामने आते हैं। जब ऐसा इनको लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ये सिद्धांत सामाजिक आंदोलन को भड़काने में मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कि क्षोभ तथा रोष की भूमिका पर बल देता है। इसमें क्या होता है, इन लोगों में गुस्सा होगा। रोष का मतलब है गुस्सा। ठीक है, अनियमितता, गुस्सा, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो कई सारे लोग आ जाते हैं इस तरह से आंदोलन करके कि भाई हमारी स्थिति खराब है, हमें दबाया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत का मतलब यह है कि समाज का कोई समुदाय ऐसा है जिसको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी जो स्थिति है, उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है समाज में बाकी हिस्सों से। तो ऐसे में ये लोग जो जाते हैं, ये गुस्से में आकर क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है और नहीं भी ले सकता है, दोनों चीजें यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, और थोड़ा आगे और समझते हैं कि ये जो सापेक्षिक वंचन जो है, इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। ठीक है, क्या कमियां है, देखिए इस सिद्धांत की कुछ सीमा है, लिमिटेशन है। वो ये है कि वंचन का आभास, ठीक है, वंचन का जो आभास है वो सामूहिक गतिविधियों के लिए एक आवश्यक दशा जरूर हो सकती है, लेकिन ये स्वयं में पर्याप्त कारण नहीं है। आपको शायद समझ में ना आया हो, और सिंपल करता हूँ। यानी देखिए मान लीजिए किसी को ऐसा महसूस हो रहा है, कि किसी समुदाय को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है और उसे वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जो अन्य समुदाय को मिल रही है। तो ये जो है, ये एक दशा हो सकती है, यानी ये एक कारण हो सकता है विरोध का, लेकिन ये पर्याप्त कारण नहीं है, कि मतलब ये पूरा परफेक्ट कारण नहीं है कि इसको ले अगर ऐसा है तो विरोध होगा ही। ठीक है, अब आगे और समझिए। हमेशा ऐसा नहीं होता, समाज में बहुत सारे समुदाय ऐसे होते हैं जिनके साथ शायद भेदभाव होता हो और शायद उनकी स्थिति सच में खराब हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो लोग विरोध कर देते हैं, वो लोग आंदोलन ही कर देते हैं। ठीक है, ये कोई परफेक्ट कारण नहीं बन जाता। ऐसी सभी घटनाएं जहां पे लोग सापेक्षिक वंचन महसूस करते हैं, यानी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं वंचन है, कुछ ना कुछ कमियां हैं, उनको समाज में वो स्थान नहीं मिला है, उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों को समाज में महसूस होता है। ठीक है, लेकिन सामाजिक आंदोलन के रूप में परिणित नहीं होता। लेकिन यानी कि जब लोगों को ये महसूस होता है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सामाजिक आंदोलन ही हो जाता हो, हमेशा नहीं होता। ठीक है, कई बार लोग सापेक्षिक वंचन महसूस करते हैं लेकिन फिर भी कोई आंदोलन नहीं आरंभ होता, यानी लोग महसूस करते हैं लेकिन कोई आंदोलन शुरू नहीं होता। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन है, यानी इसमें कुछ ऐसा कह रखा है। सापेक्षिक वंचन आप समझिए, वंचन में बताया गया है कि कुछ लोग समाज में उनकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं होती तो वो विरोध कर देते हैं, ये है सापेक्षिक वंचन। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, ऐसा होता है समाज में लेकिन हमेशा सभी व्यक्ति, सभी लोग, सभी समुदाय इसको लेकर विरोध नहीं करते, ये भी देखा गया है। तो सीमाएं और वंचन क्या है, दोनों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। एक दूसरा सिद्धांत भी है। देखिए मेरे को इन दोनों सिद्धांत की अगर बात करें तो सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप उसे बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है, पर ये हो सकता है कि आपके पेपर में ये वाला भी सिद्धांत पूछ लें। दूसरा सिद्धांत है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। ठीक है, इसको भी समझ दो। तो इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सामाजिक आंदोलन की सफलता संसाधन और विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की क्षमता पर निर्भर करती है। यानी ये लोग जो है, जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि कोई आंदोलन तभी सफल होगा जब आंदोलनकारियों के पास संसाधन होंगे या फिर उनके पास क्षमता होगी कि वो इकट्ठा कर सके संसाधनों को। ठीक है,
यदि किसी आंदोलन में नेतृत्व अच्छा होगा, संगठन क्षमता अच्छी होगी, संचार की सुविधाएं, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, या इनको इकट्ठा किया जाए अच्छे तरीके से, तो ये आंदोलन प्रभावशाली होने के आसार बढ़ जाते हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। यानी ये लोग कहते हैं कि कोई आंदोलन तभी कामयाब हो सकता है या ताकतवर हो सकता है जब आंदोलनकारियों के पास संसाधन हो, संगठन हो, एक अच्छा नेतृत्व हो, एक अच्छी संचार सुविधा व्यवस्था हो। ठीक है, तभी ये ऐसा हो सकता है। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है समझिए, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां। जो आलोचक है उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन उपलब्ध संसाधनों द्वारा सीमित नहीं हो सकता। यानी किसी, मान लो किसी के पास संसाधन ज्यादा है आंदोलनकारी के पास, किसी आंदोलनकारी के पास संसाधन कम है, तो इससे उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें असंख्य गरीब लोगों के आंदोलन दिखाई दिए, जिसमें संसाधन की कमी भी थी लेकिन फिर भी वो कामयाब हुए। अब मान लीजिए गरीब लोग हैं, हजारों गरीब लोग हैं, इकट्ठे हो गए, कुछ किसी सरकार से किसी मांग को लेकर कुछ मांग कर रहे हैं, इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं। अब उन गरीब लोगों के पास मान लो ज्यादा संसाधन नहीं है, ज्यादा सुविधाएं नहीं है, जो जो चाहिए उनको, उनके पास एक अच्छा संगठन नहीं है, एक अच्छा नेतृत्व नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि वो आंदोलन कभी कामयाब नहीं होगा? ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा उनके पास संसाधन नहीं है तो वो आंदोलन कामयाब नहीं होगा। अगर संख्या बल काफी ज्यादा होता है और लोग सही तरीके से सही दिशा में आंदोलन करते हैं तो बेशक उनके पास संसाधन कम हो लेकिन वो आंदोलन कामयाब हो सकता है। तो यहीं पे बताया जा रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए तभी आंदोलन चलेगा, दूसरी तरफ लिमिटेशन में ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि ये चीजें होंगी तभी आंदोलन सही से चलेगा। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो है ये खत्म हो जाता है। दो तीन टॉपिक यहाँ पे हमने करे हैं कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है, सापेक्षित वंचन का सिद्धांत क्या होता है, संसाधन वंचन का ये संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत क्या होता है। ये दो तीन टॉपिक हमने यहाँ पे करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जरा भी आपको दिक्कत आए तो टॉपिक को आप वीडियो को दोबारा देखें और एनसीईआरटी में पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ऐप में आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।